आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जौहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए झारखंड तैयार, मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और झारखंड तंजीब ने वृद्धों को निःशुल्क व्हीलचेयर की वितरित की। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अरफान अंसारी ने सेवा भाव और स्वास्थ्य सुधार पर दिया जोर। अमृत भारत योजना के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन जल्द ही शाही अंदाज में आएंगे नजर, डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने दी जानकारी। दुमका एयरपोर्ट के सोलर प्लांट में लगी भीषण आग, एयरपोर्ट कर्मियों की सूझबूझ से 6 प्रशिक्षण विमान बचाए गए सुरक्षित। और राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है। 24 से 26 अक्टूबर तक साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है और तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर की शाम इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों के अधिकारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद होंगे। आयोजन स्थल को खूबसूरत से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। वहीं झारखंड के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने आयोजन को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि करीब एक दशक के बाद झारखंड को किसी बड़े खेल के आयोजन की मेजबानी का मौका मिला है, जिसको लेकर झारखंड तैयार है। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस चौथे सैफ गेम के आयोजन में झारखंड को नेकनामी मिले, भारतवर्ष को नेकनामी मिले। विदेश की जो टीमें चलकर आ रही हैं उनके मन में ये भाव रहे कि सैफ गेम्स का आयोजन अगर हिंदुस्तान में और झारखंड में हुआ है तो एक मेमोरेबल रहे, यादगार रहे। इसी क्रम में हम लोगों ने बड़ी माइन्यूटली अपने तरफ से सारी चीज़ों को देखा है, हर पहलू पर विचार विमर्श करते हुए छोटी से छोटी त्रुटियों के निराकरण का प्रयास किया है। कल जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके बाद के 3 दिन हमारी उन तैयारियों की समीक्षा करेंगे जहां हम बेहतर से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। और मुझको बड़ी खुशी है कि झारखंड के लिहाज से खेलों के इस महाकुंभ में हमारे देश के 5 नामचीन खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, जो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को, झारखंड के लोगों को मोटिवेट करने में बड़ा काम करेंगे। तो ये तमाम राष्ट्रीय स्तर के एथलीट, अपनी अपनी विधाओं के पारंगत लोग, अपनी अपनी विधाओं में देश का नाम रोशन करने वाले लोग आज आपके बीच हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हमारे सामूहिक प्रयास से इस खेलों के कुंभ का एक बेहतर आयोजन झारखंड की धरती पर हम लोग कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल से इसका ओपनिंग होना है। 6 टीमें भाग ले रही हैं। सैफ में 7 कंट्री हैं, पाकिस्तान नहीं आ रही है, बाकी सारी टीम्स आ गई हैं। कल से इवेंट होंगे। 37 मेडल इवेंट्स होना है यहाँ पे और हम लोग होपफुली कि अच्छा पदक जीतेंगे। खिलाड़ियों से जो बात कर, आपसे भी मीडिया में भी उन्होंने बात किया है, उन्होंने बहुत तारीफ की है। और मैं व्यक्तिगत रूप से होस्ट होने का कारण नहीं कि मैं कई ओलंपिक, कई कॉमनवेल्थ, कई एशियन गेम्स देखा हूँ। मुझे लगता है इतना स्वागत ओलंपिक्स में भी नहीं होता है। तो अभी खिलाड़ी सारे प्रसन्न हैं, हर कंट्री के खिलाड़ी। उनका डाइट बहुत अच्छा है, होटल्स अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर खिलाड़ी खुश तो हम भी खुश। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्टेट के अंदर 2 साल पहले भी नेशनल हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले भी हुई थी। और इस इवेंट्स में हमारे बहुत सारे मेडल आएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि एथलेटिक्स के अंदर सारे तकरीबन मैक्सिमम गोल्ड के ऊपर ही हमारी वो है टारगेट है। और हर एक इवेंट में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो भी है हमारे खिलाड़ी आएंगे मैक्सिमम। और हम लोग बहुत पहले से ज़्यादा बहुत तरक्की कर चुके हैं एथलेटिक्स के अंदर और उम्मीद करता हूं कि सब में हमारे मेडल आएंगे। तो इस तरह के इवेंट में कंपटीशन दे रहे हैं, यंगस्टर हैं तो इससे सीखेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। हो सकता है कई लोग इसमें पर्सनल बेस्ड भी करें, लाइफ बेस्ड भी करें। तो एक कंपटीशन जब इंटरनेशनल कंपटीशन होता है तो इनको इंटरनेशनल लेवल के लिए एक ओलंपिक, वर्ल्ड कप, इसके लिए एक रैंकिंग पॉइंट्स मिलता है। तो इनके जो पॉइंट अभी 60 होंगे, हो सकता है कि 60 से इम्प्रूव करें तो फिर ओलंपिक चैंपियनशिप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए इनको
यंगस्टर्स को चांस दिया गया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट की, बिकॉज ऑफ ऐसे गेम लेना बहुत ज़रूरी है। और झारखंड जैसा स्टेट जहाँ पे टैलेंट की कुछ कमी नहीं है, यहाँ से बहुत से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर मतलब हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ गेम होता है तो यहाँ का जो युवा टैलेंट है उनको आगे आने के समय मिलता है, उनको एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे यहाँ पे ऐसे गेम होते हैं तो हम जाके देखें, तो उसमें से ही कोई ओलंपिक चैंपियन कल पर तो यहाँ से हो सकता है। तो ये थैंक्स है। नहीं, झारखंड तंजीम की ओर से राष्ट्रीय वायुसी योजना के तहत वृद्ध और जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर, कान की मशीन, कमर और घुटना बेल्ट, कुशन और छड़ी सहित कई सहायक उपकरण वितरित किए गए। बता दें, कार्यक्रम रांची के हिंदी पहाड़ी स्थित झारखंड तंजीम महानगर कार्यालय में आयोजित हुआ। इसकी शुरुआत मुफ्ती कमर आलम की तिलावत कुरान से हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि शमशेर आलम सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा सवाब का काम है। उन्होंने झारखंड तंजीम को बधाई देते हुए कहा कि राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही झारखंड के सभी जिलों को रिहैब सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसमें दिव्यांगों और जरूरतमंदों की सभी आधुनिक सुविधा उपलब्ध रहेंगी। झारखंड तंजीम की ओर से वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि शमशेर आलम, उपाध्यक्ष झारखंड अल्पसंख्यक आयोग, ने कहा कि झारखंड तंजीम एक सामाजिक संस्था है जो शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में जरूरतमंद दिव्यांगों के बीच व्हीलचेयर, कान की मशीन सहित कई सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। इस तरह के लोग हैं जो किसी न किसी अंग से विकलांग है, वैसे लोगों को हम लोग व्हील चेयर के रूप में, स्टिक के रूप में, कुशल के रूप में, ईयरफोन के रूप में हमेशा हम लोग ऐसे लोगों को मदद करते हैं। इस बार हम लोगों ने 70 लोगों को व्हील चेयर के साथ सारी वैसी सुविधाएं मुहैया कराई है जो उनकी ज़रूरत है। और इसमें हमारा जो राष्ट्रीय वायुसरी योजना है, उस योजना के अंतर्गत झारखंड तंजीम ये बांटती है और इस बार भी हम लोगों ने बांटा है। आने वाले दिनों में हम लोग बुरंडा क्षेत्र हुआ, आज़ाद बस्ती का क्षेत्र हुआ, मतलब और भी क्षेत्रों में हम लोग इसको बांटने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर ऐसे कार्य करने से हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को आत्मसंतुष्टि मिलती है और हम चाहेंगे कि आप लोग का भी सहयोग इस तरह अगर मिलता रहे तो आने वाले दिनों में इसको बड़े पैमाने पर भी करीब 2000-4000 किलो में हम लोग बांटेंगे। और अमृत भारत योजना के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण कार्य फरवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। मालदा डिवीजन के रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि जल्द ही साहिबगंज स्टेशन शाही अंदाज में नजर आएगा। इस मौके पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अमृत भारत संवाद अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध चित्रकार अमृत प्रकाश और संजीवनी गंगा टीम ने हिस्सा लिया। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि मालदा के साहिबगंज तक रेलवे सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। यही इस संवाद का उद्देश्य था कि जहाँ पे कोई ऐसी कमी है जो लोकल पब्लिक को मालूम है, क्योंकि वो लोग प्रयोग में यूज़ करते हैं हमारे एसेट्स को, तो अगर जैसे आपने बताया कि कुछ लीकेज का प्रॉब्लम है बारिश में, तो हम लोग इसको ज़रूर दिखा देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन में जितनी ट्रेन हैं उनमें एक अंदर में OVHS का स्टाफ होता है जो कि टॉयलेट्स की सफाई ये सब करते हैं। इसके साथ ही जो हम लोगों के कुछ स्टेशंस हैं जहाँ पे ट्रेन का ठहराव रहता है, वहाँ पे हम लोग उसको CTS बोलते हैं, क्लीन ट्रेन स्टेशन। वहाँ पे भी उन जिन ट्रेनों का ठहराव होता है वहाँ पे हम लोग सफाई करते हैं। कई इसमें शहर के किसी प्रतिष्ठित या किसी कलाकार या किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है, तो इस बार उन लोगों ने मुझे भी आमंत्रित किया और काफ़ी अच्छा लगा। और अमृत संवाद में हम लोगों ने आम पब्लिक से इंटरेक्ट किया। डीआरएम साहब से बात हुई, उनके ऑफिसर से बात हुई कि साहिबगंज की जो संस्कृति है, जो कला है, जैसे कि आप साहिबगंज की स्टेशन को देख रहे हैं, वो तेलियागिरी की स्थापत्य कला जो है, आर्किटेक्चर।
और जमशेदपुर में भैया दूज और गोवर्धन पूजा का पर्व हल्दी पोखर क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र, सफलता और सुरक्षा की दुआ मांगी। महिलाओं ने एक साथ जुटकर पारंपरिक विधि से गोधन पूजा और पूजा अर्चना की और भाई दूज की कथा सुनी। इस दौरान बहनों ने अपनी जीभ में कांटा चुभोकर भाइयों की सभी संकट दूर होने की प्रार्थना की। स्थानीय महिला नीतू गुप्ता ने बताया कि यह पर्व भाई बहन के प्रेम, त्याग और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इस मौके पर पूरे गांव में खुशियों का माहौल रहा। आज के दिन हम लोग गोधन पूजा करते हैं। ये भाई और बहन का अटूट प्रेम बंधन का एक पर्व है जिसको हम सब मिलकर बहनें लोग मनाते हैं। इसमें हम लोग जन जामुन का बना करके इसको हम लोग कूटते हैं, पूजा करते हैं। चना और चावल में इसका महत्व है। इसको भाई को खिलाते हैं और भाई से दीर्घ आयु की धुबरी के श्री बाजार में कायस्थ समाज के लोगों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजा की। समाज के लोगों ने भगवान के समक्ष पूरे साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और सुख शांति की कामना की। पूजा के बाद सामूहिक बहियारी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सदस्यों ने एक साथ भोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग उपस्थित रहे। इस साल भी श्री बाजार हटिया टाउन में कायस्थ समाज का जो है चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं, जहां पूजा के बाद जो है बहियारी भोजन का आयोजन किया गया है और कल हम लोगों की प्रतिमा विसर्जन होगी। काफी भारी संख्या में जो है यहाँ लोग। बोकारो और पेटरवार तेनुघाट मुख्य मार्ग स्थित टीना झील के पास एक शराब दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। जी हां, बता दें कि चोरों ने दुकान का शटर को और गेट का ताला तोड़कर करीब 25 पेटी शराब और नकदी चोरी कर ली। घटना की जानकारी गुरुवार सुबह तक हुई और तब कर्मचारी दुकान खोलने पहुंचे थे, तब पता चला। उन्होंने तुरंत पेटरवार पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले भी इस दुकान में बंदूक की नोक पर लूट की घटना सामने आई थी। दुकान के सेल्समैन ने बताया कि रात 11 बजे दुकान बंद कर घर गए थे और सुबह ताला टूटा पाया। चोरों ने सीसीटीवी का डीवीआर बॉक्स भी चोरी कर लिया है। हाँ, हम लोग भी सूचना में ही यहाँ वाइन शॉप में आए थे और देख रहे हैं कि यहाँ का बाहर गेट का ताला टूटा हुआ है और अभी तक तो कि क्या चोरी हुआ है इसके बारे में, चोरी होने का ये जो भी यहाँ की स्टाफ है बता नहीं रहे हैं कि वाइन कितना चोरी हुआ या नहीं हुआ। मिलाने के बाद ही लोग कह रहे हैं कि हम लोग बता पाएंगे। लेकिन है कि ये जो भी चोर अंदर में घुसे हैं ताला तोड़ के, वो है कि आपका सीसीटीवी का डीवीआर लेके भी साथ में चल गए हैं। सुबह जब हमने दुकान 10 बजे खोलने आए तो देखा कि ताला नहीं है, फिर हमने दुकान नहीं खोला। जैसे कि हमने देखा कल माल आया था सिग्नेचर और ब्लेंडर का हाफ, तो वो सब नहीं दिखा। एक पेटी काउंटर पर ला के रखा हुआ था, शायद कोई आदमी आने की वजह से छोड़ के भाग गया और ब्लेंडर सिग्नेचर का हाफ गिरा हुआ है, फूटा हुआ है वहाँ पर, वो छोड़ दिया उसको। पूर्व श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी की ओर से MIG मैदान में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में प्रसिद्ध भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने अपनी प्रस्तुति से भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। उन्होंने शिव भक्ति और लोकगीतों का संगम पेश करते हुए एक से बढ़कर एक भजन गाए, जिससे पूरा मैदान भक्ति रस में डूब गया। उनकी ऊर्जावान प्रस्तुति ने न सिर्फ स्थानीय भक्तों और बल्कि दूर दूर से आए श्रद्धालु को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद PN सिंह, राज्यसभा सदस्य आदित्य शाहू और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। और दुमका हवाई अड्डे के परिसर में लगे सोलर प्लांट में आज सुबह भीषण आग लग गई। एयरपोर्ट कर्मियों के सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया। कर्मियों ने समय रहते हैंगर में खड़े 6 प्रशिक्षण विमानों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बता दें कि एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एयरपोर्ट के हैंगर में खड़े 6 प्रशिक्षण विमान भी इसकी चपेट में आ सकते थे, लेकिन आग लगने के तुरंत बाद ही सभी प्लेन को कर्मचारियों ने सुरक्षित रूप से हैंगर से बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हम लोगों को जानकारी मिली कि सोलर पावर हाउस से आग निकल रहा था, जिसकी सूचना तुरंत दमकल की टीम एवं पुलिस विभाग को दिया गया, जिसके बाद दमकल की टीम पहुंचकर तत्काल आग पर काबू पा लिया गया
सोलर पावर हाउस का रूटीन मेंटेनेंस होता है, यह किसी कारण से हो गया है। सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी जो है उस पर इंस्पेक्शन करेगी, ऑडिट रिपोर्ट करके देगी और उसको रिपेयर के लिए डायरेक्शन दे दिया गया है। एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है और पावर हाउस, सोलर पावर हाउस एयरपोर्ट के दायरे से थोड़ी दूरी पे है, इसलिए एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है। किसी तरह की जान माल की नुकसान हो? किसी तरह की कोई जान माल की कोई। और बिहार की सीमा से सटे हजारीबाग जिले में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। जी हां, इस दौरान हजारीबाग पुलिस को सूचना मिली है कि पलावल थाना इलाके के छवाड़ा के पास एक 6 पहिया ट्रक से अवैध ड्रग्स की सप्लाई होने वाली है। मौके पर पुलिस ने ट्रक के साथ 3 मोटरसाइकिल और उनके सवारों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से कुछ अफीम भी बरामद की गई है। बिहार से सटा हुआ है और बिहार में अभी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध हम लोगों ने एक अभियान छेड़ रखा है, विशेषतः बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो इसी क्रम में कल जो हम लोग को एक सूचना मिली थी कि पिलावल थाना क्षेत्रांतर्गत, पिलावल ओपी क्षेत्रांतर्गत छड़वा डैम के पास एक मादक पदार्थ की डिलीवरी होने वाली है, अवैध तरीके से उसे ले जाने के क्रम में। इसी में इस सूचना के आधार पर सत्यापन किया गया और छड़वा डैम के पास से वो एक 6 चक्का ट्रक में अवैध अफीम की डिलीवरी लेनी थी, जो कुछ व्यक्तियों को लेकर राज्य से बाहर जाना था। विशेषतः वो लोग पंजाब जाने वाले थे, तो इसी क्रम में कुछ लोग पकड़े गए हैं। 3 मोटरसाइकिल और 3 व्यक्ति सवार और एक ट्रक और उसका चालक हिरासत में लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद में जो जब्ती एवं तलाशी हुई उसमें लगभग 2 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम बरामद की हुई। मोटरसाइकिल 6 चक्का गाड़ी जो उसी भी हम लोग। पटना में राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता चारा घोटाले के 4 मामलों में 32 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं। उनके ऊपर दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तेजस्वी यादव भी आईपीसी की धारा 420 के आरोपी हैं। बिहार की जनता समझती है कि बिहार का विकास किसने किया है और कौन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार बिहार का विकास करेंगे। वहीं बीजेपी नेता सांसद रविशंकर प्रसाद के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरोपित होना एक बात है और दोषी ठहराया जाना दूसरी बात। आपने जितने लोगों को टिकट दिया उसमें कितने लोग आरोपी हैं, इसका जवाब दें। उन्होंने आगे कहा कि जब किसी को दोषी ठहराया ही नहीं गया तो आप पहले ही परिणामों की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। कोई भी खुद को आरोपी नहीं मानता। बीजेपी के लोग चुनाव के दौरान बस हवाबाजी करते हैं और झूठ बोलकर जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसका मैं क्या जवाब दूं भाई? ये क्या बोल रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में, सीबीआई। जमीन दो, होटल लो। ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज हैं। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज हैं। पिताजी तो ही है। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? इसलिए और तो रेलवे का ही है, जमीन दो नौकरी लो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता समझती है कि विकास किसने किया है, विकास कौन करेगा, तो वो एनडीए ही करेगा। नीतीश जी नरेंद्र मोदी की जोड़ी करेगी। यह है डबल इंजन की सरकार। देखिए, आरोपी होना अलग बात है, कन्विक्ट होना अलग बात है। आप आरोप लगाते हैं कि पूछिए आपने जो टिकट दिए हैं उसमें कितने लोग कन्विक्ट हैं, कितने लोग अपराधी हैं, वो जवाब दे इस बात का। इसलिए कहना बड़ा आसान है, परंतु ये खाली आरोप लगाना अलग बात है। कोई कन्विक्ट तो कोई हुआ नहीं है, उसके पहले आप कैसे कह सकते हो कि क्या होगा इसका अंजाम? निर्दोष मानते अपना आपको सभी लोग, और क्या कहेंगे? हवाबाजी तो वो करते हैं चुनाव के अंदर, असत्य बोल के चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। राजस्थान तो उदाहरण है हमारे वहाँ। हम तो चुनाव सरकार बन रही थी हमारी, और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो वहाँ पे बातें कही गई थी, सत्यता नहीं थी।
और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित किए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बात को लेकर कभी भी अस्पष्टता नहीं रही है। हम इस मामले पर स्पष्ट हैं, लेकिन सवाल ये है कि एनडीए का चेहरा कौन होगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई है, कोई विजन सामने नहीं आया है, कोई एजेंडा घोषित नहीं हुआ है और कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह के बयान से साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल के विधायक अपना नेता चुनेंगे। बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इस बात को लेकर के कोई कभी भी हम लोगों का कंफ्यूजन नहीं रहा है, हम लोग तो इस मामले में स्पष्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमित शाह जी ने जो कहा है एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा। अभी तक कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना तो विजन बताया गया, ना एजेंडा बताया गया है, ना ही सीएम की घोषणा की गई है। और जो अमित शाह जी का जो बयान आया साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। ये तो उन्हीं ने बयान दिया है कि भाई जब चुनाव के बाद विधायक जो है वो चुनेंगे कि उनका नेता कौन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश। और सिवान में राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो व्यक्ति कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उससे क्या होगा? ये कोई नई घोषणा थोड़ी है। पहले से पता है कि यदि लालू यादव का जंगल राज लौटेगा तो उनके बेटे तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? आज थोड़े दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। वही बाकी रह गया है। 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको परमानेंट कर देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि 18 साल से जब आपका सरकार था, आपके माँ बाप सरकार थे, तो बिहार का क्या दुर्दशा किए थे वो बिहार के लोग भूले नहीं हैं। आज बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और ये लोग बता रहे हैं कि हम बिहार में सबको नौकरी दे देंगे। बिहार की जनता इस गलती में पड़ने वाली नहीं है। ये विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे हैं। अब इस बार जनता के सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प है, जनसुराज का विकल्प है। जनता इस बार गलती नहीं करेगी और एक अपना नई व्यवस्था बनाएगी ताकि बिहार में बच्चों के लिए रोजगार। और पटना में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा और उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। अभी जीत दर्ज करने दीजिए, फिर आगे देखिए। ये किसने कह दिया आपको? कुछ नहीं। डिप्टी सीएम कांग्रेस के तो अभी जिस हर समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जीतने दीजिए, जिस वर्ग का ज्यादा जीतेगा जरूर कांग्रेस में भी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं देंगे? सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो महागठबंधन तय करेगा कितने होंगे, लेकिन समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। सबने अपनी लिस्ट रिलीज कर ली। मुझे बताइए, क्या एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई? क्या एनडीए ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया? तो हम तो सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आप हमसे पूछें। और पटना पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि अभी शुरुआत हुई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल से चुनाव प्रचार शुरू होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आएंगे और बिहार चुनाव महागठबंधन जीत रही है, ये देश हित में सही है। कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा प्रोसेस था। ये बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र था। ऐसा माहौल बना दिया 2-4 दिन कि जैसे इंडिया गठबंधन तो आपस बिखर गया है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े करें उम्मीदवार, ऐसी कोई बात थी नहीं कभी। 5-6 सीटों पे सिर्फ है आरजेडी और कांग्रेस का, आरजेडी और सीपीआई का 1-2 जगह होगा, आरजेडी और वीआईपी पार्टी का 2-4 जगह होगा। ये और मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।